वेलकम बैक क्लास। वेलकम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कास्ट एंड पॉलिटिक्स। हम लोगों ने जेंडर कवर कर लिया, हम लोगों ने रिलीजन कवर कर लिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। टेक वी हैव सीन टू इंस्टेंसेस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इन द एरेना ऑफ पॉलिटिक्स, वन लार्जली पॉजिटिव एंड अदर लार्जली नेगेटिव। तो हम लोगों ने जेंडर का पढ़ा, हम लोगों ने रिलीजन का पढ़ा। तो जेंडर का हम लोगों ने पॉलिटिक्स में जो एक्सप्रेशन पढ़ा उसमें हमने देखा कि वो बहुत लाजा पॉजिटिव है, क्योंकि जितना ज़्यादा उसको एक्सप्रेस किया जाएगा पॉलिटिक्स में उतना ही ज़्यादा जेंडर में मतलब वुमेंस को उनके राइट्स या उनके अधिकार उनको मिलेंगे। बट हमने रिलीजन में देखा कि रिलीजन में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो कम्युनलिज्म की तरफ लीड कर जाता है और पॉलिटिक्स या पावर जो है चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो, रिलीजन को फॉर द पॉलिटिक्स यूज़ करने लगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। इतना डेवेस्टेटिंग है कि एक्सप्लॉइटिव है कि उसमें दंगे फसाद हो सकते हैं। उसमें माइनॉरिटीज़ का, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, मतलब वो सबसे ज़्यादा फेस करते हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने दोनों इंस्टेंसेस में, चाहे वो जेंडर में, तो जेंडर में हमने उसका लार्जली पॉजिटिव देखा और रिलीजन में उसका लार्जली नेगेटिव भी देखा। लेट अस टर्न टू आवर फाइनल केस दैट इज कास्ट एंड पॉलिटिक्स, दैट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। इसमें दोनों हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं कास्ट का। उसको हम लोग पढ़ेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स इन कास्ट। कास्ट जेंडर के अंदर ही जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका जो कम्युनलिज्म है, अभी लास्ट में पढ़ रहे थे, कम्युनलिज्म जो है वो किसी रिलीजन तक ही लिमिटेड नहीं होता, कम्युनलिज्म विद इन रिलीजन भी होता है ना। तो इंटरनल रिलीजन के अंदर भी होता है और रिलीजन टू रिलीजन भी होता है। कम्युनलिज्म की जो सोच होती है, ज़रूरी नहीं है कि दो धर्मों के बीच में ही झगड़ा हो, धर्म के अंदर भी हो सकता है जो अलग अलग कम्युनिटीज़ या कास्ट वहाँ पे हैं, अगर हम सीधी भाषा में कहें तो पहली बात तो कास्ट प्रॉब्लम कब बनेगी? जब तक प्रॉब्लम नहीं बनेगी तब तक हम फिर उसको पढ़ क्यों रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन ही पॉलिटिकल एक्सप्रेशन फिर क्यों पढ़ेंगे? तो कास्ट इनइक्वालिटी है ना, जातियों के बीच में जो असमानताएं हैं, इनइक्वालिटी है, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे रिलीजन और जेंडर में है, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल ऑफ टू इंडिया। तो भारत के लिए जेंडर तो चलिए लगभग हर देश में मिलेगा आपको, रिलीजन वहाँ पे मिलेगा जहाँ बहुत सारे रिलीजन आपस में रहते हो मिलके, वहाँ पे रिलीजन रिलेटेड इश्यूज मिल सकते हैं। बट ये जो कास्ट रिलेटेड इशू है ये ज़्यादातर आपको इंडिया में मिलेगा, स्पेशल टू इंडिया इसीलिए क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो जातियों में बटे हुए हैं, जिसकी वजह से ये जाति असमानताएं जो हैं, जातीय असमानताएं जो हैं, कास्ट इनइक्वालिटीज़ जो है वो यहाँ के सोसाइटी में देखने को मिलेगी। ऑल सोसाइटीज हैव सम काइंड्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज फॉर एंड सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। तो हमारे यहाँ पे जो जातियाँ हैं, कई हमारे यहाँ पे जो जातियाँ हैं या रिलीजन के अंदर सब कम्युनिटीज़ हैं या सब कास्ट हैं या कास्ट हैं, कई रिलीजन के अंदर वो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क है, कई रिलीजन के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ है ना। कई जगह पे उनको मान्यताओं के आधार पर बांटा गया है, कुछ धर्मों में। हिंदू धर्म के अंदर आप देखेंगे तो ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर बेसिस में बांटा गया, कौन क्या काम करेगा उस हिसाब से जाति निश्चित की गई है सबकी। In most societies, occupations are passed on from one generation to another, है ना। तो कई जगहों पे अब ये डिवीजन ऑफ लेबर अगर आप समझेंगे तो आप देखेंगे जैसे कोई मोची है, कोई लोहार है, कोई सोनार है, ये सब आप देखेंगे तो भारत के अंदर जातियाँ हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं स्पेशल टू इंडिया है ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट इनइक्वालिटी। और ज़्यादातर ये जो जातियाँ हैं ये अपने वर्क के अकॉर्डिंग इनको ये जाति मिली है और ये अपनी जो काम है ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाते रहते हैं, उसको जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करते रहते हैं। कास्ट सिस्टम इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस, ठीक। तो कास्ट सिस्टम इसका एक एक्सट्रीम फॉर्म है। अब जाहिर सी बात है, देखिए जो भी ये कास्ट हैं जो अलग अलग वर्क कर रही हैं सोसाइटी में, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है, शूद्रों के अंदर और भी कई सारी कम्युनिटीज़ हैं मान लीजिए, तो जैसे मोची है ना, लोहार है, सुनार है, तो ये सारे सोसाइटी में अपना अपना वर्क कर रहे हैं। और अगर ये अपनी जनरेशन को आगे पास ऑन नहीं करते तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारा काम करने के लिए सोसाइटी में कोई रहेगा नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इन सब के बिना भी सोसाइटी चल सकती है? तो सोसाइटी जो हमारी है, ये जो हमारा समाज है, उसमें हर इंसान की बराबर वैल्यू है, हर काम की बराबर वैल्यू है, क्योंकि उसकी बराबर ज़रूरत है। तो इसीलिए ये हेरिडिटरी है और इसको वन टू जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन कर दिया जाता है। What makes it different from another society is that in this system, hereditary occupational divisions were sanctioned by the rituals. तो जो इसको खास बनाता है या जो इसको अलग बनाता है दूसरी सोसाइटी से, कि ये जो हेरिडिटरी सिस्टम है
है ना, लेबर का, ये किस ऑक्यूपेशन का या डिवीजन ऑफ लेबर का या ऑक्यूपेशनल डिवीजन का, ये किस आधार पर सैंक्शन किया गया है? रिचुअल्स के आधार पर। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जाति ये काम करेगी, तो ये कहीं ना कहीं धर्म के थ्रू लोगों को ये काम बांटा गया, ना कि उनके एक्सपीरियंस पे, ना कि उनके स्किल के। लेकिन अब धीरे धीरे वो लोग जब वो पर्टिकुलर काम करते रहे इतनी जनरेशन बाय जनरेशन, तो अब धीरे धीरे वो उस काम में स्किलफुल हो गए। Member of the same caste groups were supposed to form social community that practice the same or similar occupation, है ना। अब क्या कर दिया कि उस कास्ट और उस कम्युनिटी को अपनी कास्ट और कम्युनिटी में लिमिटेड कर दिया, है ना। जाहिर सी बात है, उनको पहली बात तो फिर उस कास्ट में जो काम वो करते हैं उनको अपनी ही एक सोशल कम्युनिटी बनाने का राइट है, और प्रैक्टिस द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन, और ज़्यादातर उस कम्युनिटी में या उस कास्ट में रहने वाले लोग वही सेम काम करेंगे, ठीक, और वही अपने कास्ट के विदिन रहेंगे। ये इनइक्वालिटी है ना भाई। आप काम कुछ भी करिए, बट आपको कुछ भी प्रैक्टिस करने की आज़ादी हो, बट उन्होंने कर दिया कि नहीं, जो काम आप करेंगे और जिस कम्युनिटी के आप होंगे आप उसी कम्युनिटी तक लिमिटेड रहेंगे, उसी कम्युनिटी के विदिन शादी होती है। आपने भारत के अंदर देखा होगा ज़्यादातर, चाहे वो फिर रिच क्लास हो, चाहे पुअर क्लास हो, चाहे रूरल एरिया हो, चाहे अर्बन एरिया हो, जब रिचुअल्स की बात आती है, जब मैरिजेस की बात आती है, शादी की बात आती है, चाहे जितना पढ़ा लिखा इंसान हो या जो भी हाई प्रोफाइल इंसान हो, फिर वो अपनी कास्ट देखता है, अपनी कम्युनिटी देखता है, और फिर उसी के विदिन ही शादी करने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ जो सोसाइटी के अंदर है, अगर आप इसको खुद फॉलो करते हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर ये फोर्सफुल तरीके से फॉलो कराई जा रही है तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सोचने की बात है, ठीक, कि ऐसा कोई ग्रुप नहीं बनाया जा सकता जो काम के आधार पर जबरदस्ती बना दिया गया, और आप चाहते हैं उस ग्रुप के बाहर लोगों से मिलना या उनके साथ बैठना, आप क्या खाएंगे, आप क्या किनके साथ बैठेंगे, उस पर रोक लगा दी गई, ठीक। तो क्या कह रहा है कि विद इन द कास्ट ग्रुप मैरिड विद इन द कास्ट ग्रुप एंड डिड नॉट ईट विद द मेंबर्स फ्रॉम द अदर कास्ट, और दूसरे कास्ट के लोगों के साथ आप उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते। यही कास्ट इनइक्वालिटी है, यही डिस्क्रिमिनेशन है। कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप। तो ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है या कास्ट इनइक्वालिटी की जो समस्या है, ये ज़्यादातर आउटकास्ट ग्रुप्स की है, जो सबसे अलग या सबसे नीचे आती हैं, है ना। आप देखेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में को बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन या बहुत ज़्यादा उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिफरेंसेस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो आउटकास्ट है, जिसमें शूद्र आता है, डिस्क्रिमिनेशन वो फेस कर रहा है। दिस वॉज सब्जेक्टेड टू बी इनह्यूमन। अब क्यों उनको आउटकास्ट माना गया है? क्योंकि उनको सोसाइटी में वो काम करने पड़ते हैं जो कि एक इंसान ना करे, है ना। आपने देखा होगा कि शूद्रों को ऐसे ऐसे काम करने पड़ते थे कि जो कोई ह्यूमन करने को तैयार ही ना हो, इसीलिए उनको क्या कहा जाता था? सब्जेक्टेड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। दे वर सब्जेक्टेड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो उनको किस चीज का सामना करना पड़ता था? छुआछूत का, है ना। अबाउट विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th। दैट इज वाई पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा, आपने 8th में पढ़ा होगा, वो क्या कहते हैं, रिफॉर्मर्स, सोशल रिफॉर्मर्स। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे जो नाम आए, ज्योतिबा फूले, गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, पेरियार, रामास्वामी नायकर। इन सब लोगों ने सोसाइटी में ये जो इविल था, कास्ट इविल या जेंडर इविल, है ना, वुमेन्स डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे प्रयास करे। वुमेन्स एजुकेशन के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन करे। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए कई सारे उन्होंने ब्रिटिशर्स से डिमांड करके लॉज बनवाए, और कई सारे उन्होंने काम करे उस समय कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, वुमेन्स डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए। तो ये 8th में हम लोगों ने पढ़ा है ना। नायकर एडवोकेटेड वर्क एस्टेब्लिश अ सोसाइटी इन विच द कास्ट इनइक्वालिटी आर एब्सेंट। ये जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने ऐसे समाज की कल्पना करने के लिए एडवोकेट करा जिसमें जाति असमानता ना हो, कास्ट इनइक्वालिटीज ना हो, सारे लोग इक्वल हो। पार्टली ड्यू टू देयर एफर्ट्स एंड पार्टली ड्यू टू द अदर सोशल इकोनॉमिक चेंजेस, caste and caste system in modern India have undergone great changes, है ना, great changes with economic development, large scale urbanization, growth of literacy and education। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लेंगे जो लिखा है ना, पार्टली ड्यू टू देयर एफर्ट्स एंड पार्टली ड्यू टू देयर अदर सोशो इकोनॉमिक चेंजेस।
तो पार्टली मतलब कि थोड़ा बहुत इन सब लोगों के प्रयासों की वजह से और थोड़ा बहुत सोशो इकोनॉमिक बदलाव की वजह से, समाज का और आर्थिक तौर पे बदलाव की वजह से, क्योंकि अब कोई गरीब गरीब नहीं रहा, या जाति में पहले जो नीचे के लेवल के होते थे वो गरीब होते थे, पर आज़ादी के बाद जब सबको इक्वल राइट्स मिलने लगे तो सारे पढ़ने लगे, लिखने लगे और सबकी इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो गई, समाज चेंज हो गया, जिसकी वजह से अब इसमें कई सारे बदलाव आ गए। आज़ादी से लेके अब तक ये जो जाति प्रथा चल रही थी है तो अभी भी, बट तब भी बहुत सारे चेंज आ गए, जिसके पीछे वो कारण बताता है। तो ये लिखा है ना, इंडिया व्हाट आर द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो भारत के अंदर ये जो कास्ट सिस्टम में बदलाव आया है, इसके पीछे क्या क्या कारण है ना। तो यहाँ से आप लोग पॉइंट बनाना शुरू कर देंगे। विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अभी ऊपर पढ़ा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो सोसाइटी बदलने लगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि अब हर किसी की आर्थिक स्थिति बदलने लगी। अब जाति के हिसाब से आर्थिक स्थिति तय नहीं होती थी, है ना। अब शिक्षा के आधार पर, अब काम के आधार पर, अब ऐसा नहीं है कि जो जिस जाति का है वो वही काम करता है। उनके बच्चे पढ़ लिख के अब दूसरे कामों में चले गए, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बदल गई और उनका समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करना पड़ता था, अब उसमें थोड़ा परिवर्तन आया। लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, शहरों के बड़े लेवल पे शहरीकरण होने की वजह से अब आपने देखा होगा शहरों के अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन ऐसे तो नहीं है कि जीरो है, बट तब भी देखने को मिलता है, बट बहुत कम मिलता है जैसे पहले के मुकाबले। फिर आता है ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, लोग पढ़ने लिखने लगे तो उनके अंदर अवेयरनेस फैलने लगी इसको लेके। एंड एजुकेशन, तो देखिए लिटरेसी और एजुकेशन अलग अलग चीज़ें होती हैं। पहले हम लोगों ने लिटरेसी को ही एजुकेशन पढ़ते थे कि लिटरेसी रेट मतलब एजुकेशन रेट कितना % एजुकेट हो रहा है ना। तो लेकिन अब मैं यहाँ पे कहूँगी अगर एजुकेशन लिटरेसी नहीं है तो कल के लेक्चर में भी, ऑनलाइन क्लास में भी मैंने आपसे पूछा है कि लिटरेसी और एजुकेशन में क्या अंतर है ना। तो आप पता करिएगा कि एजुकेशन या लिटरेसी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो फिर लिटरेसी में क्या अलग है एजुकेशन से। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मतलब वही कि जब सब लोग पढ़ लिख गए तो उन्होंने अपने ऑक्यूपेशन बदल दिए, है ना। अब ऐसा नहीं है कि जो जिस जाति का है वो वही काम कर रहा है, उसकी आने वाली जनरेशन सब वर्क चेंज कर रही है। एंड द वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड इन विलेजेस, अब पहले लैंडलॉर्ड की पोजीशन मजबूत थी, क्यों? क्योंकि गांव में सब गरीब थे और वो लैंडलॉर्ड के ऊपर डिपेंड करते थे। अब सबके हालत बदल गई है, जिसकी वजह से लैंडलॉर्ड की वो वैल्यू नहीं रही, और जब वैल्यू नहीं रही तो ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया, क्योंकि वहीं से ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। द ओल्ड नोशन ऑफ कास्ट हायरार्की आर बीइंग ब्रेकिंग डाउन, तो जो पुरानी प्रथाएं चल रही थी जाति प्रथाओं की या जाति वर्ण व्यवस्था की, ये खत्म होने लगी धीरे धीरे, है ना। Now most of the times in urban areas it does not matter much who is walking along next to us on street or eating at the next table in the restaurant। तो अगर आप देखेंगे तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे बगल में कौन चल रहा है, हमारी बगल वाली टेबल में रेस्टोरेंट में कौन खा रहा है, अब कोई नहीं सोचता। जबकि पहले हमने ऊपर पढ़ा था कि हम लोगों को एक कम्युनिटी के अंदर बांध दिया गया था। The Constitution of the India prohibit any caste-based discrimination and laid the foundation of the politics to reverse the injustice of the caste system। तो हमारा संविधान भी जो है जाति के आधार पर किसी भी तरीके के भेदभाव को प्रोहिबिट करता है, उस पर रोक लगाता है। और जो हमारा फाउंडेशन है, हम लोगों ने कल पढ़ा था सेकुलरिज्म, जो हमारा फाउंडेशन है जहाँ पे हमको इक्वल राइट मिलता है ना, तो वो उसका फाउंडेशन, हमारा जो फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऐसी पॉलिसीज बनाता है जिसकी वजह से ये जो भी इनजस्टिस हो रहा है जाति प्रथा की वजह से, उसको बदला जा सके और सबको सामान्य किया जा सके। इफ अ पर्सन हु लिव्ड a century ago were to return to India, she would be greatly surprised at the change that has come about in the country। अगर आप अभी देखेंगे तो अभी भी आपको रूरल एरियाज में या शहरों में भी किसी न किसी फॉर्म में जो लोगों का जाति के आधार पे जो भेदभाव है वो दिखेगा आपको। लेकिन तब भी हम कहेंगे कि 100 साल पहले का अगर आदमी इस समय धरती पे आ जाए और भारत के अंदर आके देखे, तब उसको विश्वास भी नहीं होगा कि इतना बड़ा चेंज अब आ चुका है, क्योंकि कभी वो लोगों को यकीन भी नहीं होता था कि ये जो जाति प्रथाएं चल रही हैं ये कभी खत्म भी हो सकती हैं। तो अब तो खत्म हो गया है, बट वैसा नहीं है, उतना बुरा नहीं है जितना 100 साल पहले रहा होगा। अब जल्दी से इसको थोड़ा वाइंड अप कर लेते हैं लास्ट में। येट कास्ट हैज नॉट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द कॉन्टेम्परेरी इंडिया, अब ये जाति जो है अभी भी भारत के अंदर से खत्म नहीं हुई है। सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट्स ऑफ द कास्ट हैव परसिस्टेड, तो जो पुराने एस्पेक्ट्स हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अभी भी चल ही रहे हैं, है ना, जातियां अभी भी चली रही हैं कुछ। इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद देयर ओन कास्ट और ट्राइब, अभी भी ज्यादातर आप देखते हैं भारत के अंदर, मैंने बताया शादी करने के लिए सबसे ज्यादा पहले अपनी कास्ट या अपने ट्राइब को देखा जाता है कि आप किस जाति से हैं, और उसी जाति के विदिन मैरिज करने की कोशिश की जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच अभी भी वैसी है। अनटचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली,
छुआछूत अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। आपको गांव में तो बहुत ज़्यादा और शहरों में भी कुछ लेवल तक देखने को मिलेगा। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन, मतलब संविधान में इस पर रोक लगाने के बावजूद भी आज भी हमको सोसाइटी में ये सारी चीज़ें भारत के अंदर देखने को मिलती है। फिर इफेक्ट ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंटिन्यू टू बी फेल्ट टुडे। तो एक सेंचुरी के अंदर इसके फायदे और नुकसान दोनों देखने को मिलते हैं, है ना, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। कई सारे फायदे भी हुए हैं और अभी भी कई सारे हमको उसके नुकसान भी हैं जो आज हम लोग देख सकते हैं जाति प्रथा के आधार पे। द कास्ट ग्रुप हैज द कास्ट ग्रुप that had access to education under the old system have done very well in acquiring modern education as well। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने रिजर्वेशन के ऊपर एक बार डिस्कस कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि व्हाट इज रिजर्वेशन, आप लोग पूछते थे ये सही है कि गलत है ना। तो थोड़ा सा ये समझिए कि जिन जातियों को या जिन कम्युनिटीज को इंडिपेंडेंस के पहले भी एजुकेशन का राइट था, भला वो पुरानी एजुकेशन सिस्टम लेते थे। ओल्ड एजुकेशन सिस्टम में क्या आना था, आपका रिलीजियस एजुकेशन, है ना, जो धार्मिक शिक्षा लेते थे, जिसके लिए जो निश्चित की गई थी धर्म के अंदर, है ना, वो लोग जो सिस्टम ले रहे थे उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन, जो ब्रिटिशर्स एजुकेशन सिस्टम था साइंस और टेक्नोलॉजी का, मैथ्स और साइंस और टेक्नोलॉजी का, इसको भी बहुत इजीली अडॉप्ट कर लिया क्योंकि वो पढ़ तो रहे ही थे। तो उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को भी बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लिया और मॉडर्न एजुकेशन वेस्टर्न एजुकेशन को भी बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लिया और उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन हमेशा अलग रही। जबकि आज़ादी के बाद जब एजुकेशन का राइट सबको मिला और वो ग्रुप जिन्होंने कभी एजुकेशन को एक्सेस ही नहीं करा था, ना कभी स्कूल गए थे, ना कभी पढ़े थे, पर आज़ादी के बाद अब उनको जो है नए संविधान के हिसाब से और समानता के अधिकार के हिसाब से और शिक्षा के अधिकार के हिसाब से जब उन्होंने शिक्षा ली, लेकिन वो तब भी उनसे हमेशा पीछे रहे या हमेशा लैग बिहाइंड, नेचुरली लैग बिहाइंड रहे, मतलब उनसे हमेशा थोड़ा सा पीछे रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बाद में 50 60 70 साल भी नहीं हुए अभी उनको शिक्षा लेते हुए। तो जाहिर सी बात है एक इंसान जो कि एक कम्युनिटी जिसका शिक्षा का अधिकार सदियों से रहा और एक कम्युनिटी जिसको भी 50-70 साल से शिक्षा का अधिकार मिला है, तो वो थोड़ा तो पीछे रहेगा ही। द कास्ट ग्रुप दैट हैड एक्सेस टू एजुकेशन अंडर द ओल्ड सिस्टम हैव डन वेरी वेल इन एक्वायरिंग मॉडर्न एजुकेशन एज वेल। तो यही वो कह रहा है कि जो पहले से एजुकेशन ले रहा था, ओल्ड एजुकेशन सिस्टम में ही भला ले रहा था, उसने बहुत अच्छे से वेरी वेल एंड बहुत अच्छे से मॉडर्न एजुकेशन को एक्वायर किया। दोज ग्रुप दैट डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और वर प्रोहिबिशन फ्रॉम एक्वायरिंग इट हैव नेचुरली लैग्ड बिहाइंड। तो वो जो कम्युनिटीज जो सबसे लोअर माइनॉरिटी कम्युनिटीज थी, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाले सिस्टम में हमने पढ़ा है कि शूद्रों को कभी शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन लोगों ने जब शिक्षा लेना शुरू करा तो उनकी हालत अभी जो है काफी पीछे थी किनसे, जो पहले से शिक्षा ले रहे थे, है ना। तो लैग, नेचुरली लैग बिहाइंड मतलब वही है, लैग मतलब पीछे रहना। तो दैट इज वाई देयर इज अ डिसप्रपोर्शनेटली लार्ज प्रेजेंस ऑफ अपर कास्ट अमंग द अर्बन मिडिल कास्ट क्लासेस इन आवर कंट्री। कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेटस, है ना। तो पहली बात तो कास्ट और क्लास में समझ अंतर अलग है। क्लास सिस्टम आपका अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से बनता है। और अगर आप शहरों के अंदर, अर्बन एरियाज के अंदर अपर कास्ट, मिडिल क्लास या अर्बन मिडिल क्लास या हायर क्लास देखेंगे तो ज़्यादातर उसमें आपको अपर कास्ट के लोग मिलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ज़्यादा बेहतर पढ़े लिखे हैं उन्होंने समाज में और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश करा और उनके आर्थिक या इकोनॉमिक हालात बहुत अच्छे बने। इसीलिए वो सोसाइटी में जो इकोनॉमिकल ऑर्डर पर लोअर अपर मिडिल क्लास का स्ट्रक्चर बना था वो या तो अपर मिडिल क्लास या तो अपर क्लास में गए। तो इसीलिए ये जो प्रपोर्शनेट है या प्रपोर्शन है ना, ये डिसप्रपोर्शनेटली कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इसने बाद में शिक्षा लिया वो क्लास सिस्टम में भी सबसे पीछे रहा। क्यों? क्योंकि वो कभी उस तक नहीं पहुंच पाया जो पहले से शिक्षा ले रहा था। तो बस वो वही समझा रहा है कि ये जो कास्ट सिस्टम है कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी का क्लास सिस्टम को भी इनहेरिट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो लोअर क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, इसमें ज़्यादातर लोअर कास्ट के लोग भी आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन को बहुत बाद में एक्सेस करना शुरू करा। चलिए इसको और बेहतर समझने के लिए हम लोग कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सही समझ में आया होगा। पेज नंबर 52 का स्ट्रक्चर देखिएगा, इसको हम लोग स्कूल खुलने पर डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू क्लास। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक को मिलते हैं, कास्ट एंड पॉलिटिक्स।